भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज से ठीक 49 साल पहले देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह संदेश जिसने भी रेडियो पर सुना वो हैरान रह गया, अवाक रह गया। ज्यादातर को तो इसके मायने ही पता नहीं थे कि आखिर इमरजेंसी क्या बला है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे आपातकाल की काली दास्तान की। वो आपातकाल यानी इमरजेंसी जिसकी नींव यूपी से पड़ी। साल 1975 की 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ ही पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। रात बीतते बीतते दिग्गज विपक्षी नेता जेलों में ठूंसे जा चुके थे। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, आरएसएस के प्रमुख चेहरे केशवराव देशमुख गिरफ्तार कर लिए गए थे और तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए देश भर में पुलिस दबिश दे रही थी। उसी रात दिल्ली के अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस की बिजली की लाइन काट दी गई। अगले दिन सुबह सिर्फ स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स ये अखबार ही बाजार में दिखाई दी। वजह यह थी कि इन अखबारों में जो इनके प्रिंटिंग प्रेस में बिजली थी वो नई दिल्ली से आती थी, दिल्ली नगर निगम से नहीं। इसी गलतफहमी में अफसर यहाँ की बिजली नहीं काट पाए और ये पेपर छपने में कामयाब हो गए। इमरजेंसी लागू होने के बाद प्रेस पर पूरी तरीके से बंदिश लागू हो चुकी थी। हर अखबार के दफ्तर में सेंसर अधिकारी बैठा दिए गए थे जिनकी मंजूरी के बाद ही कोई समाचार छप सकता था और नाफरमानी की सजा थी गिरफ्तारी, जेल की सलाखें। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये इमरजेंसी क्या बला थी, क्यों लगाई गई थी, यूपी से आखिर इसका क्या था कनेक्शन? दरअसल 1975 में त्राही मचाने वाली इमरजेंसी की नींव पड़ी थी मार्च 1971 में। तब हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 518 में से 352 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। कांग्रेस की सर्वेसर्वा इंदिरा गांधी यूपी की रायबरेली से भारी बहुमत से चुनाव जीती थी। उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा के उम्मीदवार राजनारायण। वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। वाराणसी के मोतीकोट गंगापुर गांव में एक प्रतिष्ठित भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे राजनारायण। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की थी। बेहद जीवट, फक्कड़, अक्खड़ किस्म की शख्सियत थे राजनारायण। हार गए लेकिन राजनारायण चैन से नहीं बैठे। उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश नाम से विख्यात इस केस में आरोप लगाए गए सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग का, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और इस मशहूर केस में अधिवक्ता थे शांति भूषण। उन्होंने दलील दी कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के चुनाव में काम करना शुरू कर दिया था। सरकारी तंत्र के जरिए चुनाव प्रचार करने के तमाम ठोस सबूत भी अदालत में सौंपे गए। इस केस में ऐतिहासिक फैसला देते हुए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं के तहत इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया। साथ ही अगले 6 साल तक उनके किसी भी तरह के चुनाव लड़ने पर बंदिश लगा दी, रोक लगा दी। इस अदालती फैसले के बाद इंदिरा गांधी के पास पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को फौरी राहत भी दी थी। कहा था कि नई व्यवस्था के कायम होने तक यानी नया प्रधानमंत्री जब तक नहीं चुना जाता है तब तक 3 हफ्तों का वक्त दिया गया था, मोहलत दी गई। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए भी 20 दिन की मोहलत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। वहां पर इस मामले में जो दायर याचिका थी उसे सुना जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति इस शर्त पर दी कि अंतिम फैसला आने तक वे सांसद के तौर पर मतदान नहीं कर सकते। इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई की उठापटक के बीच बिहार और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेजी पकड़ने लगा था और इस युवा असंतोष के लीडर थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें तब के युवा जेपी के नाम से पुकारते थे और उनकी एक आवाज पर, अपील पर हजारों लाखों की तादाद में युवा उमड़ आते थे।
25 जून को दिल्ली में इनकी रैली रखने का ऐलान हुआ। जेपी ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा बुलंद किया गया। जेपी ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील कर डाली कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को कतई ना माने, क्योंकि अदालत ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोला है, आदेश दिया है। इस बीच गुजरात में चिमन भाई पटेल के खिलाफ विपक्षी जनता मोर्चे को बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तमाम जो हालात उपज रहे थे वो इंदिरा गांधी उससे विचलित होने लगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा खुद के खिलाफ साजिश रचे जाने की आशंका से भी घिरी हुई थी इंदिरा गांधी। बेहद व्यथित थी इसकी वजह से। इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, भारतीय जो खुफिया इकाइयां थी उनके ये इनपुट्स थे कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हिट लिस्ट में इंदिरा गांधी शामिल है। यह आशंका भी जताई गई थी इन रिपोर्ट्स में खुफिया विभाग की कि चिली के सल्वाडोर के एलेंडे की तरह इंदिरा गांधी को भी सत्ता से बेदखल करने की बड़ी साजिश रची जा सकती है। अदालती पेचों, इंटेलिजेंस आशंकाओं और लगातार बढ़ते जनाक्रोश से इंदिरा गांधी परेशान चल ही रही थी कि विपक्ष से जो उनका इस्तीफा देने की मांग थी उससे भी बेहद तनाव में आ गई। उनसे कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बरुआ ने सुझाव भी दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएं और सब कुछ शांत होने तक, सामान्य होने तक उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यानी बरुआ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये उच्च स्तरीय मीटिंग PM आवास पर चल रही थी उसी वक्त इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी वहां पर आए, जिन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर बुलाया और इस्तीफा ना देने की सलाह दी, इस दलील के साथ कि किसी भी व्यक्ति को अगर PM बनाया गया तो वो व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा इस पद को, और अपने द्वारा जो उनके इंदिरा गांधी द्वारा जो पार्टी बनाई गई है उस पर उनकी पकड़ खत्म हो जाएगी, ये संजय गांधी ने उनसे कहा। इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे RK धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, उन्होंने साल 1975 के जनवरी महीने में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाए जाने की सलाह दी थी। यानी जब धवन ने ये 6 महीने पहले ही कहा था, जब से लागू हुआ था। और धवन ने यह भी बताया था कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने की जो घोषणा है उस पर हस्ताक्षर करने में ऐतराज नहीं होगा, आपत्ति नहीं होगी। इंदिरा गांधी को भी एहसास हो चुका था कि जिस कानून को तोड़ने का उन पर आरोप है, जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा उन्हें कानूनी तौर से कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अदालत का आदेश तो आ ही चुका है। अब एक ही बात बची है कि कानून में संशोधन। तमाम सुझावों, तर्कों के चलते इमरजेंसी के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया। इमरजेंसी के लंबे अरसे के बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी, ये दस्तावेज बताते हैं। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना लिखकर भेजी थी। इस चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ, बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल, उनके साथ जो बैठक इन सब के साथ हुई थी नेताओं के साथ, उसमें ये योजना बनी थी। इमरजेंसी लगने के पहले के घटनाक्रम का अब ब्यौरा जानते हैं। 25 जून का दिन जब सुबह इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो रे ने कहा कि मुझे संवैधानिक स्थिति को देखना पड़ेगा। कई घंटे देश विदेश के संविधानों को उन्होंने खंगाला रे ने। उसके बाद दोपहर को 3:30 बजे इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंचे। रे ने यह राय दी कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक डिस्टरबेंस यानी सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। रे ने सशस्त्र संघर्ष का अर्थ निकाला कि राज्य में आंतरिक कलह, उसके तौर पर उसकी व्याख्या की। इस तरह यह दलील तैयार हो गई कि जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, जो आर्मी और पुलिस वालों को सरकार के आदेश नहीं मानने की बात कह रहे हैं, नाफरमानी की जो बात कर रहे हैं, वो सशस्त्र संघर्ष के दायरे में आता है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से इमरजेंसी लागू करने के लिए अपना मन बना लिया, ये इरादा कर लिया। इस फैसले को लेकर किसी भी तरह की अड़चन वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी ने रे से कहा कि वो इमरजेंसी के फैसले को लेकर कैबिनेट से बात नहीं करना चाहती। रे ने इंदिरा गांधी को सुझाया, ने एक प्लान दिया कि जब वे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सामने बात करें तो वो ये कहें कि इसके लिए कैबिनेट से बात करने का अभी समय नहीं है।
इंदिरा गांधी को यह दलील भी दी गई, उन्हें समझाया भी गया कि राष्ट्रपति की सहमत के लिए जो भी फाइलें भेजी जाती हैं उनमें हर किसी में यह जरूरी नहीं होता है कि कैबिनेट की सहमत हो या कैबिनेट को इसकी जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री सीधे भी फाइल भेज सकते हैं। कहते हैं कि इसके बाद इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से कहा कि वे इस बात को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएं, जिसे रे ने यह कहकर मना कर दिया कि वे एक प्रदेश यानी पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। हाँ, वो उनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी के साथ सिद्धार्थ शंकर रे भी राष्ट्रपति भवन में गए। इंदिरा गांधी 5:30 बजे शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंची। फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाने की सिफारिश इंदिरा गांधी ने ही की थी, लिहाजा उस एहसान से वो दबे हुए थे। इंदिरा गांधी और रे ने मिलकर कुछ ही देर में राष्ट्रपति को इमरजेंसी लागू किए जाने की जरूरत के बारे में समझाया और अनुच्छेद 352 के तमाम प्रावधानों को उनके सामने रखा। राष्ट्रपति ने जब यह सवाल पूछा कि क्या कैबिनेट से इस बारे में बात की गई है, तो इंदिरा गांधी ने कहा यह मामला बेहद जरूरी है और कैबिनेट इस मामले में बाद में अपनी सहमत दे देगा। कुछ और सवाल पूछने के बाद राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी से कहा वे इमरजेंसी का ऑर्डर भेज दें। इसके बाद इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे दोनों प्रधानमंत्री आवास पर वापस आ गए। रे ने इमरजेंसी ऑर्डर के बारे में पीएन धर को बताया, जिन्हें इमरजेंसी आदेश को उनके जरिए टाइप कराया गया और उसे राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेज दिया गया। ये जो इमरजेंसी लागू करने के लिए जो लेटर था, उसमें राष्ट्रपति के नाम इंदिरा गांधी का उस पत्र भेजा गया, जिसमें यह कहा गया कि देश में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाया जाना इस वक्त बेहद जरूरी है। और यह भी लिखा गया कि इस मामले को लेकर कैबिनेट से जरूर इस मामले में डिस्कस करती, उससे चर्चा करती कैबिनेट में, लेकिन इतनी रात को यह संभव नहीं है। सुबह कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले इसी विषय पर बात कर ली जाएगी। उस रात सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रधानमंत्री आवास पर ही अपना समय बिताया था। वहीं पर रुके थे, तमाम जरूरी जो लिखा पढ़ी थी वो उन्होंने पूरी की। उन्होंने रात में ही इंदिरा गांधी को उनकी वो स्पीच भी तैयार कराई जो सुबह उन्होंने देश के नाम संबोधित करते हुए वो भाषण दिया था। रात 11:30 बजे इमरजेंसी के मसौदे पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए और रात बीतते बीतते सभी मंत्री प्रधानमंत्री के एक सफदरजंग स्थित आवास पर पहुंच गए। सुबह ठीक 6 बजे मंत्री यहां पर सब मिले। बैठक में कहा जाता है कि बदहवासी और घबराहट मौजूद थी। जल्द ही बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब मंत्री वापस घर लौटे तो वे आशंकाओं से ग्रस्त थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस एन ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा है कि 26 जून 1975 को मैं आईबी चौहान और जगजीवन राम से मिलने के लिए उनके आवास पर गया था। मैंने देखा कि गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और वो जो भी कोई आ जा रहा था उनके नाम, उनकी गाड़ियों के नंबर तक नोट कर रहे थे। चौहान मुझसे मिलने से डर रहे थे, ये कुलदीप नैयर ने लिखा, जबकि जगजीवन राम 1 मिनट की मुलाकात के दौरान बेहद घबराए हुए दिखाई दिए। जगजीवन राम ने तो यहां तक कहा कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का भी अंदेशा है। जब वो ये बात कह रहे थे तो इससे पहले उन्होंने अपने फोन का रिसीवर उठाकर एक दूसरी तरफ रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका फोन टेप किया जा रहा है। ये तमाम हालात थे जिनका जिक्र कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा। कहा जाता है कि जब सुबह कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी तब स्वर्ण सिंह ने कैबिनेट मीटिंग में इमरजेंसी की जरूरत को लेकर सवाल किए। 2 अन्य मंत्रियों केसी पंत और कर्ण सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद आपस में ये चिंता जरूर जाहिर की कि इमरजेंसी से देश का नाम बदनाम होगा, बड़ी विकट परिस्थितियां बनेंगी देश भर में। लेकिन कोई भी नेता अधिक मुखर होने का साहस नहीं कर सका और स्वर्ण सिंह, जिन्होंने इस मामले में आवाज उठाई थी, सवाल किए थे, बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। दस्तावेज तस्दीक करते हैं कि जब संजय गांधी ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन किया और कहा कि प्रेस को दुरुस्त कर दिया जाए, हुक्म दिया, तो गुजराल ने तल्ख लहजे में कहा कि वो उनकी मां के सहकर्मी हैं, ना कि उनके घरेलू नौकर। 28 जून को ही गुजराल का योजना आयोग में तबादला कर दिया गया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा विद्याचरण शुक्ल को सौंप दिया गया। इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रहे पीएन हक्सर पहले ही अपना मुंह खोलने की सजा पा चुके थे, हाशिए पर भेजे जा चुके थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में ना फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई, जिसका जिक्र हमने इस पेशकश में, इस रिपोर्ट में शुरुआत में ही किया था। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सचिव, उनके सहायक
आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। इसके बाद तो फिर सरकारी प्रताड़ना, यातना का एक बड़ा लंबा दौर चला। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और DIR के भयावह कानूनों के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा नेताओं, आमजनों को जेलों में ठूंस दिया गया। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद के दौरान खराब हो गई। जेल में मिली यातनाओं में के जो खौफनाक किस्से हैं वो आज भी अगर आप सुनेंगे तो सिहरन से भर उठेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी सामने आया। दरअसल जेल में कैद किए गए सियासी बंदियों में जब वो आपस में मुलाकात कर रहे थे तब उनमें तमाम समझ पनपी, भविष्य की योजनाएं बनी। कारागार की सलाखों के पीछे का माहौल सियासी सबक सीखने सिखाने का जरिया बन गया। राजनीति की नई पौध तैयार होने लगी। मुलायम सिंह यादव, लालू, नीतीश, ये तमाम दिग्गज नेताओं की सियासत का आगाज इसी दौर में हुआ। 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल के अंत का ऐलान हुआ। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त शिकस्त हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। फिर तो ये देश तमाम दूसरी सियासी गतिविधियों, उथल पुथल, घटनाक्रमों का साक्षी बनने की राह की ओर निकल पड़ा। तकरीबन 5 दशक पहले के इमरजेंसी के इस दौर ने देश के संवैधानिक सियासी इतिहास में ऐसा काला अध्याय जोड़ा है जो आज भी दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा, कड़ा और बेहद कड़वा सबक है जिसे अब शायद कोई भी दोहराने की सोच भी नहीं सकता। नमस्कार।